पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और कैसे हुई पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि हमारी ये प्यारी सी पृथ्वी आज से 460 करोड़ साल पहले मात्र एक धूल का बादल थी? तो हमारी पृथ्वी पर जीवन का निर्माण कैसे हुआ? और उससे भी बड़ा सवाल है कि बाकी ग्रहों से बिल्कुल अलग हमारी इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? अंतरिक्ष से नीली दिखाई देने वाली हमारी ये पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा 7 और ग्रह मौजूद हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी जीवन नहीं पाया जाता, जबकि इन सभी ग्रहों का निर्माण भी उसी तरह से हुआ है जिस तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो आखिर ऐसी क्या विशेषता है कि पृथ्वी में जीवन मौजूद है जबकि उन ग्रह में जीवन मौजूद नहीं है? केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए उपयुक्त गैसें मौजूद है। पृथ्वी न तो बहुत ज्यादा ठंडी है और न ही बहुत ज्यादा गर्म। दोस्तों, आज से करीब 461 करोड़ साल पहले सौर मंडल का भी कोई अस्तित्व नहीं था। उस समय अंतरिक्ष में केवल गैस और धूल के बादल मौजूद थे और इन्हीं गैस और धूल के बादलों से आगे चलकर हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। सौर मंडल के निर्माण के लिए सबसे विश्वसनीय थ्योरी द नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी को माना जाता है। अंतरिक्ष में एक विशाल नेबुला में विस्फोट हुआ जिससे कि यह धूल और गैस के बादल आपस में जुड़कर बड़े बड़े उल्कापिंडों में बदलने लगे। उल्कापिंडों के अंदर घनत्व और तापमान बहुत ज्यादा हो जाने के कारण एक बार फिर से विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में जन्म हुआ हमारे सूर्य का। सूर्य के जन्म के बाद अंतरिक्ष में मौजूद क्षुद्र ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे यह क्षुद्र ग्रह आपस में जुड़ते गए जिससे कि ग्रहों का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन ये ग्रह आज दिखने वाले ग्रहों से पूरी तरह अलग थे। हमारी पृथ्वी ने अपना स्वरूप ग्रहण कर लिया था। आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच पृथ्वी के ही आकार का एक और ग्रह मौजूद था जिसका नाम थिया था। ये ग्रह भी बाकी ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, लेकिन ये ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा गया और इस टक्कर का एक बहुत ही अच्छा परिणाम निकलने वाला था और इस परिणाम को आज हम चंद्रमा के रूप में देखते हैं। जी हाँ, पृथ्वी और थिया ग्रह के बीच की टक्कर से पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर अंतरिक्ष में चला गया जिससे कि ये हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ। पृथ्वी के ज्यादा करीब होने के कारण पृथ्वी का यह टुकड़ा सूर्य के बजाय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। अब ये वो समय था जब हमारी पृथ्वी 1800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर जल रही थी। अंतरिक्ष में मौजूद उल्कापिंड करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी से टकराते रहे और इन्हीं उल्कापिंडों की बरसात ने पृथ्वी पर पानी की नींव रखी, क्योंकि इन्हीं उल्कापिंडों ने पृथ्वी पर पानी, नमक और खनिज पदार्थ लाने का कार्य किया। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन फिर उसमें जीवन की संभावनाएं मौजूद नहीं। पृथ्वी पर उल्कापिंडों के कारण पानी बहुत ज्यादा भर चुका था और पृथ्वी पर जीवन की नींव भी इसी पानी के अंदर सूक्ष्म जीव के रूप में शुरू हुई। आज से करीब 440 करोड़ साल पहले समुद्री पानी के अंदर सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ। समुद्र की गहराइयों में मौजूद यह सूक्ष्म जीव खनिज पदार्थ से अपना भरण पोषण कर रहे थे और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे थे। इस समय भी पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात लगातार जारी थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की गहराइयों में छुपे होने के कारण इन सूक्ष्म जीवों ने उल्कापिंडों की बरसात से अपना अस्तित्व बचाया होगा। पृथ्वी की पूरी सतह पर अब केवल और केवल पानी भरा हुआ था और भारी लौह तत्व, रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में समा गए। समय समय पर पृथ्वी के अंदर से ये गर्मी ज्वालामुखियों के रूप में निकलना शुरू हो चुकी थी। इन्हें ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडे होने से पृथ्वी पर जमीन का निर्माण होना शुरू हुआ। समुद्र की गहराइयों में मौजूद सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे थे। इन्हीं सूक्ष्म जीवों ने पृथ्वी पर वातावरण के निर्माण की नींव रखी। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि एक समय पर 1800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर उबलने वाली पृथ्वी कभी पूरी तरह से बर्फ में भी बदल चुकी थी? जी हाँ, पृथ्वी का ये समय आइस एज के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ में बदल चुकी थी और सूर्य से आने वाली किरणें भी अब पृथ्वी से टकराने के बाद पूरी तरह से परावर्तित होकर वापस लौट रही थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ की गर्मी के कारण एक बार फिर पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलना शुरू हुए और इन ज्वालामुखी की गर्मी के कारण पृथ्वी पर मौजूद बर्फ पिघलने लगी। पृथ्वी के इस बदलते वातावरण के कारण सूक्ष्म जीवों के अंदर अनुकूलन शुरू हो गया। अब ये जीव धीरे धीरे अपने शरीर का विकास कर रहे थे और जिस ऑक्सीजन को यह अपने शरीर से रिलीज कर रहे थे उसका उपयोग उन्होंने अपने शरीर के विकास के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। समुद्र के अंदर अब अलग अलग प्रकार के जीवों के साथ ही समुद्री वनस्पतियों ने उगना शुरू कर दिया। इस समय पृथ्वी का तापमान और वातावरण पूरी तरह से स्थिर हो चुका था। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी थी जिससे पृथ्वी की ओजोन
ओजोन परत का निर्माण होने लगा। पृथ्वी का संपूर्ण लौह तत्व और रेडियो एक्टिव पदार्थ केंद्र में चला गया, जिसके कारण पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का निर्माण हुआ। अब पृथ्वी का मौसम पूरी तरह से स्थिर होने के कारण जमीन पर भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हो चुके थे। इन पेड़ों की ऊंचाई आज के पेड़ पौधों से 5 गुनी ज्यादा लंबी थी। अब समुद्री जीव पानी से बाहर निकलकर जमीन पर घूमने लगे और अनुकूलन के कारण अब इनका शरीर जमीनी जीवों के रूप में परिवर्तित हो चुका था। धीरे धीरे यह जीव डायनासोर्स के रूप में बदलने लगे। डायनासोर की भी अलग अलग प्रजातियां थी, जिनमें से कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी। इन डायनासोर में से कोई कुछ उड़ने वाले भी थे। डायनासोर्स ने लगभग 15 से 20 करोड़ साल पहले तक इस पृथ्वी पर राज किया। ये वो समय था जब पूरी पृथ्वी पर केवल डायनासोर्स दिखाई देते थे। डायनासोर्स के अलावा एक और प्रजाति थी जिसे कि मैमल्स यानी कि स्तनधारी कहा जाता था। शुरुआत में ये पृथ्वी के अंदर बिलों में रहते थे और केवल खाने की चीजें ढूंढने के लिए ही बाहर निकलते थे, और इनकी यही विशेषता इन्हें पृथ्वी की सबसे विकसित मानव सभ्यता बनाने वाली थी। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई के बराबर एक उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही इस उल्कापिंड की स्पीड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो चुकी थी। इस उल्कापिंड के पृथ्वी की कक्षा में घुसते ही गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर्स पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। वो इस उल्कापिंड को देख ही नहीं पा रहे थे। उल्कापिंड सीधे जाकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरा। जिस जगह पर ये उल्कापिंड गिरा वहाँ पर 200 किलोमीटर चौड़ा और 20 मीटर से भी ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया। इस भयंकर टकराव में सूरज की सतह से भी लगभग 5 गुना अधिक गर्मी निकली। ये गर्मी इतनी ज्यादा थी कि इसका प्रभाव हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम से 10 अरब गुना ज्यादा था। इस उल्कापिंड के गिरने के स्थान के 25 किलोमीटर के दायरे में मौजूद डायनासोर्स उसी समय नष्ट हो गए। उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स में बहुत ज्यादा बदलाव हो गया, जिससे कि समुद्र में सुनामी आने लगी और बाकी बचे डायनासोर्स का अंत भी होने लगा। अब डायनासोर्स पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। डायनासोर्स का अंत एक नई प्रजाति के जीवन और विकास की शुरुआत थी, जिससे आगे चलकर इंसानों का विकास हुआ। इस महाप्रलय में स्तनधारी जो उस समय पृथ्वी के अंदर रहते थे बच गए थे। डायनासोर्स के अंत के बाद जब पृथ्वी का मौसम एक बार फिर से सामान्य हुआ तो यह जीव अपने बिलों से बाहर निकलने लगे। अब ये भी पृथ्वी पर विचरण करने लगे थे, जिसके कारण इनका शरीर भी पृथ्वी पर रहने के लिए परिवर्तित होने लगा। अब ये स्तनधारी जीव पेड़ों पर रहने लगे और इनका स्वरूप बंदरों की तरह बन चुका था। इनमें से कुछ का वजन बहुत ज्यादा था, जिसके कारण ये पेड़ पर एक डाल से दूसरी डाल पर कूद नहीं पाते थे, जिसके कारण इन्होंने अपने 2 पैरों पर खड़े होने की प्रवृत्ति को विकसित किया। धीरे धीरे यह विकसित होते गए और चिंपैंजी और अलग अलग रूपों में बदलते गए। इनका विकास अफ्रीका महाद्वीप से शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ खाने की तलाश इन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ले गई। अब ये शिकार करके भोजन करने लगे थे। इन्होंने जानवरों की हड्डियों और पत्थरों से हथियार बनाना भी सीख लिया और जानवरों के मांस को पकाने के लिए आग का भी आविष्कार कर लिया। समूह में रहना, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए भाषा का निर्माण हमारे पूर्वजों ने कर लिया था और धीरे धीरे यह क्रमबद्ध तरीके से विकसित होते गए, जिन्हें आज हम इंसानों के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, पृथ्वी के जन्म और इंसानों की उत्पत्ति का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो।